अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो आपका लेक्चर है 17, इसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्वेंट्री क्या होता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, और इसको आगे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैश फ्लो जम्पशंस में कौन कौन सी चीज़ आती है, और इसमें जो डिफरेंट इसकी टाइप्स आगे चलती हैं, जैसे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, लाइफो क्या है, फाइफो क्या है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, और हम इसको कैसे लेके आगे डिस्कस करेंगे और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम इस पे और लेक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मैं, और फिर इसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि हम लाइफो और फाइफो में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन्वेंट्री क्या चीज़ है हमारे पास। इन्वेंट्री का नाम सुन के हमारे जहन में ये आता है कि कोई भी गुड्स जो हम सेल करने के लिए रखते हैं या गुड्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। क्योंकि कोई भी आप देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, वो कोई भी प्रोडक्ट्स फिज़िकल गुड्स को सेल अगर करना चाह रहा है तो वो अपने पास उन एसेट्स का तो रिकॉर्ड रखेगा, उसके एक्सपेंसेस जो जितने भी एक्सपेंसेस उस पर हो रहे हैं कोई गुड बनाने में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, जो कोई ऐसा बिजनेस जो गुड्स को तैयार कर रहा होता है, मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, तो वो जब भी कोई प्रोडक्ट या गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा होता है तो उसके ऊपर उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट भी होती है। तो वो उस कास्ट को या उस एक्सपेंस को वो एसेट बुक में अपनी तरफ, या एक्सपेंस उसमें वो अपनी तरफ रिकॉर्ड करेगी। दूसरा इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है वो जब कोई प्रोडक्ट बना रहा होता है तो वो उस प्रोडक्ट बनाने में उसके पास 3 मरले होते हैं। पहला मरला जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं मटेरियल। लाइक मैं फर्नीचर बनाना चाह रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, फर्नीचर बनाता हूँ मैं, तो मेरे पास सबसे पहले फर्नीचर बनाने के लिए रॉ मटेरियल मौजूद होना चाहिए। वो रॉ मटेरियल मेरे पास वुड की शक्ल में होगा, डिफरेंट वुड की डिफरेंट शेप्स होंगी, जिसको मैं वर्क इन प्रोसेस, सेकंड पार्ट में वर्क इन प्रोसेस जिसको मैं करूँगा, लाइक जिसको मैं डिफरेंट एंगल से काटूँगा, एंगल से काटने के साथ जिसको मैं नेल्स लगा के तो जोड़ूँगा, उसको जोड़ने के बाद एक मैं मखसूस शक्ल उसकी तैयार कर लूँगा। लाइक मैं चेयर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उसको डिफरेंट एंगल से काटूँगा वुड को, और उसको फिर जॉइंट लगाऊँगा नेल्स के साथ, या और फर्दर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके जॉइंट लगाऊँगा। जॉइंट लगाने के बाद जब ये मुकम्मल मेरी इन प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाएगी मेरी उस पर, या वर्क इन प्रोसेस मेरा उस पर कम्प्लीट हो जाएगा, तो फिर मेरे सामने वो एक फ़िनिश गुड आ जाएगी। थर्ड पार्ट इसका क्या होता है, फ़िनिश गुड, यानी कि सारा काम मुकम्मल होने के बाद आपके पास एक जो टोटल प्रोडक्ट अपने ओरिजिनल फेस में आ जाती है, हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या आ गई है, फिनिशिंग गुड आ गई है। ठीक है। कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है जब बिज़नेस अपना या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है, 3 स्टेज आती हैं। फर्स्ट रॉ मटेरियल, दूसरी वर्क इन प्रोसेस, तीसरी फिनिशिंग। रॉ मटेरियल में हमारे पास रॉ मटेरियल का मौजूद होना ज़रूरी है। वर्क इन प्रोसेस में उस रॉ मटेरियल को हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसमें हम उसकी जो फिज़िकल शेप है उसको चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद जब हम उसको फाइनलाइज कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास फिनिश गुड है। तो इसी तरह हम इन्वेंट्री को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि है जी इन्वेंट्री की डेफिनेशंस और जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पढ़ के। कंपनीज दैट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फिजिकल गुड्स आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड देम एज एसेट इन देयर बुक्स एंड एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ देयर सेल्स। अब देखें, अब इस सेंटेंस में वो क्या बात कर रहा है कि कोई भी मैन्युफैक्चर जब किसी फिजिकल गुड्स को बना रहा होता है तो जब तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाती ना, उसको अपने पास वो एज अ एसेट लिखता है। ठीक है। लाइक मैंने एक चेयर बनाई है ना, उसमें जितना भी एक्सपेंस आया, उसके एक्सपेंस आने के बाद मेरी चेयर रेडी हो गई है, मैं कहूँगा कि ये चेयर मेरी क्या थी, ये चेयर मेरे पास मेरी एसेट है। ठीक है। ये एसेट कब तक रहेगी, जब तक ये सेल नहीं हो जाती तब तक ये मेरे पास एसेट रहेगी। ठीक हो गया। और जैसे ही वो सेल हो जाएगी तो हम उसको एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड कर देंगे। फिर हम कहेंगे कि यार ये अब इस पे मेरा कुछ एक्सपेंस हुआ था। ठीक है। सेल करने के बाद हम क्या करते हैं, जो अपने एक्सपेंस की वैल्यू है उसको
रिकवर करते हैं। कैसे करते हैं ये हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूजली डील विद 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेंट्रीज विच आर मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिशिंग। जैसे कि मैंने बात की आपसे कि जो मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं 3 तरह की इन्वेंट्रीज को डील करती हैं, जिसमें सबसे पहले मटेरियल आ जाता है, फिर वर्क इन प्रोसेस आ जाता है और फिर फिनिशिंग गुड आ जाती है। रिटेलर्स ओनली हैव टू डील विद वन इन्वेंट्री विच इज़ मर्चेंडाइज। अब जो मैन्युफैक्चरर है ना वो 3 तरह की स्टेजेस को देखते हैं। पहली स्टेज को वो देखते हैं मटेरियल को, फिर वर्क इन प्रोसेस को देखते हैं, फिर फिनिशिंग गुड्स को आगे सेल करते हैं। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं ना, रिटेलर्स का काम होता है कि बनी बनाई चीज़ एक जगह से उठाई या बनी बनाई गुड्स एक जगह से ली और फर्दर उसको आगे कुछ पैसे अपने रखे और उसको सेल कर दिया। यानी कि रिटेलर्स उनसे होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ इन्वेंट्री जो मर्चेंडाइज हैं सिर्फ उसी को ही वो डील करते हैं। इन ऑल केसेस कंपनीज हैज़ टू सेल इन्वेंट्रीज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। तमाम केसेस में चाहे वो रिटेलर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, तो क्या करते हैं जी, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। किस लिए? प्रॉफिट गेन करने के लिए सेल करते हैं। बिफोर इट सोल्ड, इसको सेल करने से पहले इट सर्व एन एसेट्स फॉर द कंपनीज। However, after merchandise is sold, the cost convert into expenses। अब यहाँ पे वो दोबारा वही बात दोहरा रहा है कि जब तक वो उसको सेल नहीं कर देते वो अपने पास उसको एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही वो उसको सेल कर देंगे तो फिर वो उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे और हम उसको बोलेंगे ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। यानी कि गुड सोल्ड के ऊपर जो हमारी कास्ट आई है फिर हम उसको नाम देंगे कि हमारी जो गुड बनाने में जितनी कास्ट आई है हम उस कास्ट को सेपरेट कर लेंगे, वही कास्ट हमारा एक्सपेंस कहलाएगी। वो एक्सपेंस कब होगा हमारा? जब हम किसी प्रोडक्ट को अपना सेल कर देंगे तब हम उसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे कि हमने जो गुड्स सोल्ड की है इसमें से कास्ट जितनी आई थी उसको निकालेंगे। कास्ट निकालने के बाद जो हमारी बाकी रकम बचेगी हम इसको बोलेंगे कि ये हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया। द कॉस्ट इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट वाया जनरल एंट्री इन बुक कीपिंग पर। अब वो ये बता रहा है जो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है हम इसको बैलेंस शीट में आगे कन्वर्ट कर देते हैं फर्दर इसको कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए। कंपनीज मेंटेन अ सिग्निफिकेंट अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री टू मैनेज देयर डे टू डे ऑपरेशंस। अब कंपनी रोज़मर्रा की इन्वेंट्री को अपने पास रिकॉर्ड रखती हैं ताकि वो आपने जो दिन के ऑपरेशंस हैं उसको कंप्लीट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ मैं कहता हूँ कि मेरे पास आज दिन सुबह जब स्टार्ट हुआ है, मैं अपने काम पे आया हूँ 7 बजे के साथ, तो मेरे पास रॉ मटेरियल में तकरीबन जो वुड के पीसेस थे वो 20 थे। मैन्युफैक्चर जो वर्किंग प्रोसेस में फैक्ट्री के वर्कर्स थे उन्होंने उसमें से यूज़ किया और फिनिशिंग गुड्स बना दी। अब मेरे पास जो बाकी डे एंड पे 5 पीसेस बच गए हैं। इट्स मीन कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 20 पीसेस थे उसमें से 5 रह गए, इसका मतलब है मेरे 15 पीसेस कंज्यूम हो गए हैं। तो नेक्स्ट डे मुझे रिक्वायर्ड मज़ीद कितने होंगे? 15 रिक्वायर होंगे, क्योंकि मेरे वर्कर ऐसे हैं जो एक दिन में 15 पीसेस को इस्तेमाल करके कोई ना कोई चीज़ बना सकते हैं। तो 5 पीसेस हैं, अगर 5 पीसेस कल मैं रखूँगा तो वो तो अगर मैं एक दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो एक दिन के एक पार्ट में तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, बाकी 2 टाइम्स तो वो मेरे जो वर्कर हैं वो फ्री बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री मैंने कार्ड नहीं बनाया हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने डे बाई डे कैसे अपने ऑपरेशन को मैनेज करना है। तो इन्वेंट्री कार्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि इसका डाटा से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हम अपने ऑपरेशंस को रोज़मर्रा डिस्टर्ब ना करें, हम उसको मेंटेन रख सकें ताकि हमारे वर्कर्स जो काम करें उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, ना ही हमें कोई इस तरह का हो कि हम अपने वर्कर्स को फ्रीली बिठा कर तो उनको पे करें। अच्छा, स्टोरिंग टू मच इन्वेंट्री कैन cause issuing related to decreasing cash flow, storage cost and losses in case the item turns ठीक हो गया। Similarly to little of it can result in the lost sales and customers। अब ये भी एक इशू होता है कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा मंगवा के भी उसको स्टोर अगर करना चाहें तो उसके लिए हमें देखें कि कॉस्ट पे करनी करेगी, स्टोरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने 1 साल के लिए ना लकड़ी को ना मैन्युफैक्चर हूँ ना, लकड़ी का काम करूँ तो मैंने इतना रॉ मटेरियल मंगवा लिया कि 1 साल तक मेरे पास ख़त्म नहीं होगा। अब देखें 1 साल के लिए मैंने जो रॉ मटेरियल मंगवाया तो वो उसकी फ़िज़िकल शेप देखें लकड़ी की बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि 1 साल के लिए अगर मैंने मंगवाया तो मुझे इसके लिए 6 से 7 स्टोरों की ज़रूरत पड़ेगी। अब 6 से 7 स्टोरों का तो एक तो मैंने रेंट पे करना है, वो मेरे लिए एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया। दूसरा मेरे लिए अब वो लकड़ी ख़राब भी हो सकती है,
लाइक यूँ होता है कि लकड़ी में दीमक लग जाती है या कोई कीड़ा लकड़ी को लग जाता है, तो वो उसमें से फ्लोर टाइप चीज़ गिरना शुरू हो जाती है लकड़ी की, तो वो क्या होता है कि वो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस मेरे पे, मैंने उसको लकड़ी के ऊपर स्प्रे करवाना है, तो ये क्या मैंने अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया ना। तो ये मैंने चीज़ स्टोर तो कर ली है साल के लिए, लेकिन उसके ऊपर मेरी कास्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो क्या ये अच्छा हो अगर मैं रोज़ के रोज़ जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी चीज़ पूरी कर लूँ, तो मेरा गोदाम भी या मेरा स्टोर भी एक ही यूज़ हो, मुझे एक्स्ट्रा स्टोर के रेंट भी ना पे करने पड़े, मुझे एक्स्ट्रा स्प्रे भी ना करवाना पड़े उसके ऊपर। तो ये है कि हम जितना इसको स्टोर करेंगे तो उतना ही हम उसको क्या कर सकेंगे, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर देंगे। ज़ाहिर बात है जब मेरी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, जब मेरी फिनिशिंग गुड बनेगी, तो मेरी उस पर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आई होगी, तो मैं उसको ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल करूँगा। तो फिर क्या होता है, इससे कंपटीशन जनरेट हो जाता है। भाई मैंने जो चीज़ अपनी मार्केट में दी है वो मैं 1500 की सेल कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे वाला बिज़नेस वाला 1000 की क्यों सेल कर रहा है? क्योंकि 1000 की उसने सेल कर रहा है, उसने रोज़ जितनी ज़रूरत है उतना मटेरियल मंगवाया, फर्नीचर बनाया, मार्केट में दे दिया। मैंने साल का मटेरियल रखा हुआ था, उसमें मुझे क्या हुआ कि मैंने उस पर स्प्रे करवाया एक्स्ट्रा, मैंने जो स्टोरिंग जो ली हुई थे, स्टोर रूम्स लिए हुए थे, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने पे किए हैं। तो इससे मेरी जो कास्ट है वो ज़्यादा हो गई, इस वजह से मैंने अपने प्रोडक्ट की कास्ट ज़्यादा रखी है। तो इसलिए हम कहते हैं जो सेल्स को हम कस्टमर करते हैं, इस बाज़ हमारी सेल्स में लॉस हो जाते हैं हमें, या हमारे कस्टमर इतनी अमाउंट भी अर्न नहीं कर सकते जितनी कि हमने उनको बताई होती है। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट दैट कवर्स डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी are allocated to inventory depending on the production levels, overhead and frequently assigned based on direct labor, power and number of machines। अब ये बता रहा है कि देखिए कॉस्ट मज़ीद कैसे इंक्रीज़ होती है इन्वेंट्री की। अब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ जो हमने मज़दूर रखे हैं वही बना रहे हैं। अब देखिए मैन्युफैक्चरर है ना, एक मैन्युफैक्चरर जब अपनी फैक्ट्री लगाएगा ना, तो ज़ाहिर बात है वो मशीनरी भी अपने पास रखेगा जो बिजली से चलेगी। अब उसने वो स्वीपर्स भी रखने हैं कि जो वो आपकी मिल को, जो आपकी जो फैक्ट्री है उसको रोज़ साफ़ करेंगे, या आपने एक्स्ट्रा वर्कर रखने हैं जो आपके रॉ मटेरियल जो स्टोर से, क्योंकि हैवी होता है, फिज़िकल शेप इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो सिर्फ उठा के तो आपकी लैब है जहाँ पे आप इसको मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ तक पहुँचाएँगे। फिर सिक्योरिटी गार्ड आपने रखे होंगे, फिर ऑफिस बॉयज़ रखे होंगे, लाइक जो आपको वो आपके वर्कर्स को सुबह और शाम 2 टाइम चाय बना के दे रहे हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आप उनको दोपहर का खाना ऑफ़र कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आप बावर्ची भी रखेंगे। तो ये क्या है, ये सारी कॉस्ट मिलती है। सारी कॉस्ट मिलने के बाद फिर ज़ाहिर बात, अब जो बिज़नेस चला रहा है वो अपनी जेब से तो नहीं चीज़ें देगा ना, तो क्या करेगा, जो टोटल कॉस्ट होती है ना, फिर वो उसको डिवाइड कर लेते हैं। जितनी आपकी प्रोडक्ट्स बनती हैं ना, उस प्रोडक्ट्स में वो इसको डिवाइड कर लेते हैं सबको। उसके बाद फिर ये हम कहते हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है रेडी होके ये इतनी हमारे पास मौजूद है सेल करने के लिए। अच्छा जी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है जी? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली रिप्रेजेंट द कास्ट ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज दैट हैन बी सोल्ड। 1 मिनट वेट करिएगा बच्चों। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ना क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जो हम प्रोडक्ट अपनी सेल करते हैं, ठीक है, उसमें से जो हम अपनी कॉस्ट बिल करते हैं, लेकिन हम इसको ज़रा ना ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चर्स दैट हैज़ बीन सोल्ड टू द कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं, आप कस्टमर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर वो होता है जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, कस्टमर वो होता है जो आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। अब ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो होती है जो कि हम गुड्स को सेल कर देते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। अनलाइक इन्वेंटरी विच इज़ मेंशन्ड ऑन द बैलेंस शीट
जैसे कि ये बैलेंस शीट में मेंशन होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से तो हम देखते हैं कि हमारा एक्सपेंस कितना हो गया और प्रॉफिट कितना आ रहा है। All of the costs that can occur in order to get the merchandise into the inventory and then ready for the sale are including in the cost of goods। अभी वो बता रहा है कि जितनी भी हमारी यहाँ पे कॉस्ट आ रही होती है मर्चेंडाइज़ को बनाने में, या उसकी इन्वेंट्री को जितनी भी हमने परचेज़ की है और उसके बाद जो हमने उन प्रोसेस में ला के जितनी भी हमने फिनिशिंग गुड्स को रेडी किया है, उन सब की कॉस्ट हम यहाँ पे इसमें इंक्लूड करते हैं। उस सब को मिलाने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स बनती है कि एक गुड्स पे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है। The cost of acquiring it from the supplier, shipping cost, and all other costs are including direct material, labor, overhead cost, and also included in the cost of good sold। अब कह रहा है कि सारी कास्ट जो उसे मिलाने के बाद हम देखते हैं कि हमारी एक प्रोडक्ट में कितनी कास्ट आई है। कास्ट में वो बता रहा है जी कि जो हम सप्लायर से मटेरियल लेके आते हैं, मटेरियल लेके आने में जो हम वेजेस देते हैं और जो हम जो सप्लायर को पेमेंट करते हैं, जो हम जितना मटेरियल हमने लिया है, वो शिपिंग कॉस्ट हम कहते हैं जी, एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करवाना, वो वाली कास्ट। फिर इनडायरेक्ट कास्ट वो होती है जो डायरेक्ट हम डायरेक्ट मटेरियल पे जिस पे काम कर रहे हैं ना, तो वो जो लेबर बना रहे हैं, उस पर जो नेल्स लग रहे हैं, उस पर जो ग्लू लगी है, ठीक है, इन जो उस पर जो हम पॉलिश करते हैं, ये होती है डायरेक्ट कास्ट। इनडायरेक्ट क्या होती है कि वो वर्कर जो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, वो इनडायरेक्ट कास्ट हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल्स है, यूटिलिटी बिल्स से मुराद सिर्फ मशीनें चल रही हैं, मशीनों के अलावा बाकी ऑफिस के पंखे भी तो चल रहे हैं, ठीक है। ये हम कहेंगे वो स्वीपर्स जो सिर्फ वहाँ पे सफाई करते हैं, वो इनडायरेक्ट कास्ट में आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कौन सी होगी? वो लेबर जो मटेरियल बनाने के ऊपर काम करी है, वो हमारी डायरेक्ट लेबर कहलाएगी, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या होगा कि वो लोग जो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे लेकिन इसका पार्ट हैं, ठीक है, वो हम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के हमने एक मार्केटर रखा हुआ है, मार्केटिंग करता है हमारी प्रोडक्ट्स की, जाके कि भी ये सेल ले परचेज़ कर लो हमारी प्रोडक्ट्स, या मार्केटर वो प्रोडक्ट्स हमारी सेल करता है, तो वो क्या होगी? इनडायरेक्ट कास्ट होगी। वो भी उसने डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर काम तो नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उसने इसको सेल करने में हमारी मदद की, तो हम कहेंगे ये कास्ट होती है। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट से मुराद ये होती है कि आपका स्वीपर जो वहाँ पे सफाई कर रहा है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स जो वहाँ पे खड़े हुए हैं, जो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं जो आपकी फैक्ट्रीज को विज़िट करते हैं, आपके जो मार्केटर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सारे लोग हम फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं। कि यानी कि इन सब की कास्ट मिलाने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारी एक प्रोडक्ट पे टोटल कास्ट कितनी आ रही है। द कास्ट ऑफ गुड्स वुड अकाउंट for labor, payrolls and benefit, basically all of the direct costs that are associated with the production of the product is the cost of good। It is important to highlight that goods that are not sold during the years and are still in the inventory would not be included to the calculate the COG cost of goods sold। COG से मुराद है cost, O से of, G से goods और S से sold, cost of goods sold को शॉर्टकट में COGS लिखते हैं। Only the goods that were sold are included। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं पूरे साल में जितनी आपने गुड्स सेल की हैं ना, सिर्फ हम वो लिखेंगे जो हमारे पास बच गई हैं इन्वेंट्री की शेप में, जो हमारे पास अभी हमारे स्टोर्स में पड़ी हुई हैं, उसको हम काउंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल कि हमने पूरे साल में 10,000 प्रोडक्ट्स बनाई हैं, 10,000 में से हमने 7,000 सेल कर दी हैं, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम 10,000 की बात करेंगे, 30,000 जो है वो हम एसेट कंसीडर करेंगे। ऊपर मैंने आपको बताया था कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस वही कंसीडर होता है जो चीज़ हम सेल कर देते हैं, जो चीज़ सेल नहीं होती वो स्टिल हमारे पास एसेट में आ रही होती है, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। कैश फ्लो अजम्पशंस, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हम इन्वेंट्री को हम कैसे अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम देखते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से जो है तरीका चूज़ करती है। देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द IRS टू मूव द कॉस्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट द इनकम स्टेटमेंट FIFO। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड हैं जो हम अपने पास यहाँ पे रखते हैं। बैलेंस शीट में जो इनकम स्टेटमेंट में हम बनाते हैं वहाँ पे जो लेके जाते हैं, उसमें एक फर्स्ट FIFO है, F से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड एवरेज कॉस्ट द एक्सेप्ट
मेथड एक एवरेज कॉस्ट होती है। लाइक जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो आपको उसमें समझ आ जाए कि फर्स्ट इन क्या है, फर्स्ट आउट क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है और एवरेज कॉस्ट मेथड क्या है। दे आर एग्जैक्टली व्हाट द नेम सजेस्ट, ये उनके नेम जो सजेस्ट किए उनसे पता चल जाता है कि क्या है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन दैट गुड्स अराइव फर्स्ट शुड बी रिमूव फर्स्ट एंड ओरिजिनल कॉस्ट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद ये है कि जो चीज़ हम पहले खरीदेंगे हमने पहले वही सेल करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि हमने एक चीज़ 1 जून को ख़रीदी थी, फिर हमने 5 जून को खरीदी है, फिर 10 जून को खरीदी है, तो 20 को हमने सेल किया, तो हम जो 1 जून को चीज़ खरीदी थी हम सबसे पहले वो सेल करेंगे। इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ पहले हमने सेल परचेज़ की थी हम उसको पहले सेल करेंगे। दूसरा, इट डज़ नॉट मैटर इफ़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज़ इंक्रीज्ड और द न्यू बैचेस। और कह रहा है कि हम ये नहीं, इसमें ये नहीं मैटर करता कि हमने जो पुरानी चीज़ खरीदी अब, तो वो 1 जून को जो खरीदी थी उसकी कास्ट 5 रुपये थी, जो 5 को खरीदी है उसकी 6 रुपये हो गया, जो 7 को खरीदी है उसकी 8 हो गया, नहीं। लेकिन हमने जो 5 के हिसाब से खरीदी थी हम 5 के हिसाब से ही 20 तारीख को सेल करेंगे। हमें इसकी कास्ट से हमें कोई मसला नहीं है, इसकी कास्ट से हमें कि वो महंगी हो रही है बाद में या उससे सस्ती हो रही है। You would have to record an original price. Each cash flow assumption can be used in the both the system mentioned below. हर जो इसमें से जो कॉस्ट है, जो जितनी भी आपको 3 बताई हैं, लाइफो, फाइफो और एवरेज, ये इन दोनों को यूज़ करती है। किसको? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को, और दूसरी किसको करती है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को। अब ये पीरियोडिक क्या होती है और परपेचुअल क्या होती है, ये हम अपने सेकंड लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करेंगे। ये सेकंड लेक्चर में डिस्कस करने के बाद फिर हम लाइफो, फाइफो और एवरेज के क्वेश्चंस पे चले जाएंगे कि वो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज तक बेटा, आज का लेक्चर आपका यहीं तक था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो हम अपने लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं।